लालची किसान की कहानी। आज हम सुनाएंगे बहुत सुंदर कहानी जो एक लालची किसान की है, जो बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। आज हम आप लोगों को वो चालाक नाई की कहानी को सुनाते हैं। एक किसान की कहानी है। एक किसान था जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। वहाँ पे सब्जियों की खेती करते और उन सब्जियों को बाज़ार में बेच देते। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था और उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चल पड़ा। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कि कई मछलियाँ तैर रही हैं। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियाँ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने किसान से कहा कि उसे उसके लालच की सज़ा मिली है। किसान ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज़ ने किसान को आदेश दिया कि मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दे। उसने वैसे ही किया और इस तरह अपनी पत्नी फिर से उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी चोरी ना करें और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है यह कहानी। गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग अलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। उसे चमचागिरी करते रहता और पेट भर जाने पर गीदड़ उसी शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फा फा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बाद परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त हो जाने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ़ से जानवर की बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं उसी झाड़ी में छिपा रहूँगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ खा नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़ाया, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भक्त जी का सत्संग हुआ था।
उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वह हरी हरी घास खाकर अब खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आई। वह डर कर उछला। गधा भागा और भागता गया। शेर मुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी जैसे शेर की होती। मैं भागता ना तो क्या करता, गधे ने शिकायत किया। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार वह शेर गीदड़ का भोजन जुटा लिया। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपटी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करें, इससे खुद को ही नुकसान पहुंचता है। अगली कहानी गोलू, मोलू और भोलू की। गोलू, मोलू और पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल मटोल था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों को हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया। उसके मित्र का गांव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता और उस जंगल में जंगली जानवरों की मार भाड़ थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सका। उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गए और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू गुरगुराता हुआ मोलू के पास आया। उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो मोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास ना करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे अभ्यास हो गया कि उससे कितनी भारी भूल हो गई। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के काम में आए। अगली कहानी है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है, एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन से में ही हो गई थी। बीबी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाई जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने की सिवा
और कोई चारा ना रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा अंटी में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। गांव में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊँट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वह कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफ़ी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में सुख आया। उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों न वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ देते। ऊँट बच्चा जो वह जवान हो चुका था उसके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग अलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता तो किसी अलग अलग पड़े को ही चुनता। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखी वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है और अहंकार करता है वह शीघ्र ही उसे डुबा देता है। अब हम अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री थी। उसका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता।
एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौंक, ऊँट किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजाओं महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया। चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊँट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर सेन ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊँट कहरता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊँटों के काफिलों में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ा, माल ढोने लायक ना रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्त दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलो, उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और ना सेवकों ने। कितने दिन भूखे रह जा सकता? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें? शेर ने उसे अभयदान दो जो दे रखा है। देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाएं। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरे मांस तो महाराज के दांतों में फंस रह जाएंगे। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या महाराज? मुझे अपना भोजन बनाए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखे मरे यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो
तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। इससे यह सीख मिलती है, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। लालची किसान की कहानी। आज हम सुनाएंगे बहुत सुंदर कहानी जो एक लालची किसान की है, जो बहुत लोकप्रिय कहानी है। आज हम आप लोगों को वो चालाक नाई की कहानी को सुनाते हैं। एक किसान की कहानी है। एक किसान था जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। वहाँ पे सब्जियों की खेती करते और उन सब्जियों को बाज़ार में बेच देते। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था और उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चल पड़ा। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कि कई मछलियाँ तैर रही हैं। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियाँ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने किसान से कहा कि उसे उसके लालच की सज़ा मिली है। किसान ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज़ ने किसान को आदेश दिया कि मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दे। उसने वैसे ही किया और इस तरह अपनी पत्नी फिर से उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी चोरी ना करें और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है यह कहानी। गधा रहा गधा ही। एक जंगल में एक शेर रहता था। गीदड़ उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस शेर की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह जवानी में सभी दूसरे शेरों से युद्ध हार चुका था। इसलिए वह अलग अलग रहता था। उसे गीदड़ जैसे चमचे की सख्त ज़रूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। गीदड़ को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। उसे चमचागिरी करते रहता और पेट भर जाने पर गीदड़ उसी शेर की वीरता के ऐसे गुण गाता कि शेर का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फा फा करते हुए शेर को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा। शेर सींगों की मार से काफ़ी जख्मी हो गया था। कई दिन बाद परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था। स्वयं शिकार करना गीदड़ के बस का नहीं था। दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त हो जाने के कारण गीदड़ उसका साथ ना छोड़ जाए। शेर ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ़ से जानवर की बातों में फंसाकर यहाँ ला, मैं उसी झाड़ी में छिपा रहूँगा। गीदड़ को भी शेर की बात जच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमज़ोर हो गए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ खा नहीं देता। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी।
गधे ने कान फड़ाया, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूँगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भक्त जी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वह हरी हरी घास खाकर अब खूब लहरा गई है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आई। वह डर कर उछला। गधा भागा और भागता गया। शेर मुझे स्वर में गीदड़ से बोला, भाई, इस बार मैं तैयार नहीं था, तुम उसे दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। गीदड़ दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे दो चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे शेर की होती। मैं भागता ना तो क्या करता, गधे ने शिकायत किया। गीदड़ झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी, जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे शेर समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। गीदड़ की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही शेर ने नुकीले पंजों से उसे मार गिराया। इस प्रकार वह शेर गीदड़ का भोजन जुटा लिया। इससे यह सीख मिलती है कि दूसरों की चिकनी चुपटी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करें, इससे खुद को ही नुकसान पहुंचता है। अगली कहानी गोलू, मोलू और भोलू की। गोलू, मोलू और पक्के दोस्त थे। गोलू जहाँ दुबला पतला था, वहीं मोलू मोटा गोल मटोल था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों को हंसी छूट जाती। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाले मित्र का निमंत्रण मिला। उसने उन्हें अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बुलाया। उसके मित्र का गांव बहुत दूर तो नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता और उस जंगल में जंगली जानवरों की मार भाड़ थी। दोनों चल दिए। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, उन्हें सामने से एक भालू आता दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला गोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण मोलू उतना तेज नहीं दौड़ सका। उधर भालू भी निकट आ चुका था, फिर भी मोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गए और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण ही नहीं है। भालू घुरघुराता हुआ मोलू के पास आया, उसके चेहरे व शरीर को सूंघा और उसे मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो मोलू पेड़ से उतरकर मोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने? मोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे मित्र कहकर ना बुलाओ। और ऐसा ही कुछ भालू ने भी मुझसे कहा। उसने कहा, गोलू पर विश्वास ना करना, वह तुम्हारा मित्र नहीं है। सुनकर गोलू शर्मिंदा हो गया। उसे अभ्यास हो गया कि उससे कितनी भारी भूल हो गई। उसकी मित्रता भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के काम में आए। अगली कहानी है घंटीधारी ऊंट। एक बार की बात है, एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन से में ही हो गई थी।
बीबी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाई जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने की सिवा और कोई चारा ना रहा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए। थोड़ा सा पैसा अंटी में आ गया और गांव से खबर आने पर कि अकाल समाप्त हो गया, वह गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे एक ऊँटनी नजर आई। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी और वह गर्भवती थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया। गांव में ऊँटनी को ठीक चारा व घास मिलने लगी तो वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ ऊँट बच्चे को जन्म दिया। ऊँट बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। कुछ दिनों बाद ही एक कलाकार गांव के जीवन पर चित्र बनाने उसी गांव में आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वह जुलाहे के घर आकर ऊँट के बच्चे की दुम के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद चित्र बनाकर कलाकार चला गया। इधर ऊँटनी खूब दूध देने लगी तो जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वह कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफ़ी सारे पैसे दे गया, क्योंकि कलाकार ने उन चित्रों से बहुत पुरस्कार जीते थे और उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट बच्चे को अपना भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिली राशि के कुछ पैसों से उसने ऊँट के गले के लिए सुंदर सी घंटी खरीदी और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वह अपनी दुल्हन को भी एक दिन गौना करके ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में सुख आया। उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि जुलाहे का धंधा छोड़ क्यों न वह ऊँटों का व्यापारी ही बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे पूरी तरह सहमत हुई। अब वह भी गर्भवती हो गई थी और अपने सुख के लिए ऊँटनी व ऊँट बच्चे की आभारी थी। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँटों का व्यापार चल निकला। अब उस जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हर समय रहती। उन्हें चरने के लिए दिन को छोड़ देते। ऊँट बच्चा जो वह जवान हो चुका था उसके साथ घंटी बजाता जाता। एक दिन घंटीधारी की तरह ही एक युवा ऊँट ने उससे कहा, भैया तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? घंटीधारी गर्व से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीधारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना मान नहीं खोना चाहता। उसी क्षेत्र में वन में एक शेर रहता। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता। उसे एक ऊँट और ऊँटों से अलग अलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता तो किसी अलग अलग पड़े को ही चुनता। घंटीधारी की आवाज़ के कारण यह काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखी वह घंटी की आवाज़ पर घात लगा सकता। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चरकर लौट रहा था तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगाए बैठा था। घंटी की आवाज़ को निशाना बनाकर वह दौड़ा और उसे मारकर जंगल में खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है और अहंकार करता है वह शीघ्र ही उसे डुबा देता है। अब हम अगली कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृह मंत्री थी। उसका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे।
इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौंक, ऊँट किसी काफिले से बिछुड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजाओं महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दें तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया। चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊँट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर सेन ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊँट कहरता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊँटों के काफिलों में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ा, माल ढोने लायक ना रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्त दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलो, उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोटें बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और ना सेवकों ने। कितने दिन भूखे रह जा सकता? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें? शेर ने उसे अभयदान दो जो दे रखा है। देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाएं। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरे मांस तो महाराज के दांतों में फंस रह जाएंगे। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या महाराज? मुझे अपना भोजन बनाए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था। अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे
आ जाइए, मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है, मेरे रहते आप भूखे मरे यह नहीं होगा। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता व भेड़िया एक साथ ऊँट पर टूट पड़े और ऊँट मारा गया। इससे यह सीख मिलती है, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।